नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। हीट वेव, कोयले की कमी और भुगतान में देरी के कारण बिजली का संकट गहराया। बात करेंगे भारत में लैंडफिल प्रबंधन की और केंद्र सरकार जन्म तथा मृत्यु के स्वतः पंजीकरण की योजना बना रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि निम्नीकरण के मौजूदा दर से जारी रहने पर दक्षिण अमेरिका के आकार की भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के अनुसार असुरगढ़ ओडिशा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है और केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा, अवरोधों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम में बदलाव को जरूरी बनाया। और अब खबरें विस्तार से। हीट वेव, कोयले की कमी और भुगतान में देरी के कारण बिजली संकट गहरा गया है। पिछले एक सप्ताह में भारत में बिजली की कुल कमी 623 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। बिजली में होने वाली इस कमी के कई कारण हैं, जैसे कि हीट वेव की स्थिति की वजह से ऊर्जा की अधिक खपत वाली कूलिंग अवसंरचना की मांग बढ़ गई है। अधिक मूल्य और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की वजह से राज्य खुले बाजार से बिजली नहीं खरीदना चाहते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों को आमतौर पर मानसून के दौरान कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में कोयले की कम आपूर्ति और संयंत्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी की वजह से कोयला संकट शुरू हुआ है। इसके अलावा रूस यूक्रेन संकट की वजह से पिछले कुछ महीने में विश्व भर में कोयले की कीमतों में 250% की वृद्धि हुई है। बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान देखें तो भारत की लगभग 70% बिजली की मांग कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र पूरी करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। वर्ष 2020 की स्थिति के मुताबिक भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोयले को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट। इसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है और ये कम मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इससे थोड़ा निचली क्वालिटी का कोयला है बिटुमिनस कोयला। इसमें 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें नमी बेहद कम होती है। ये कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद लिग्नाइट कोयला है, जिसमें कि 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है। ये राजस्थान, असम के लखीमपुर और तमिलनाडु में पाया जाता है। और सबसे निकृष्टतम दर्जे का कोयला होता है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अगली खबर भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। इसी से रिलेटेड एक खबर है जिसको आधार बनाकर हम लैंडफिल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। दरअसल उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में भीषण आग लग गई है। ये गाजीपुर और ओखला के साथ दिल्ली के प्रमुख डंप साइट्स में से एक है। भारत में शहरी डंप साइट्स की कई समस्याएं हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में 3159 डंप साइट्स या लैंडफिल्स थे। इन डंप साइट्स में 800 मिलियन टन अपशिष्ट था। ये डंप साइट्स मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित करती हैं। इससे बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इन घटनाओं से पार्टिकुलेट मैटर में 11% का योगदान होता है। इसीलिए शहरी डंप साइट्स के लिए कई प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं, जैसे कि ट्रोमेल मशीनें। ये यांत्रिक छलनी मशीनें हैं जो अपशिष्ट को कई घटकों में अलग करती हैं। प्लास्टिक और ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले दहनशील अपशिष्ट, निर्माण और भवनों के टूटने से उत्पन्न सामग्री या समृद्ध मिट्टी और अक्रिय सामग्री को ये मशीनें अलग करती हैं। और दूसरी प्रौद्योगिकी है जैवोपचार यानी कि बायो रेमेडिएशन। इस प्रक्रिया में मिट्टी और आसपास के वातावरण में दूषित पदार्थों की विषाक्तता को समाप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों या पादप एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। अगली प्रौद्योगिकी है बायो रिएक्टर लैंडफिल्स। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट के अपघटन में बैक्टीरिया की मदद करने के लिए तरल पदार्थ मिलाया जाता है। इससे अपशिष्ट का अपघटन तेजी से होता है। डंप साइट्स की बायो माइनिंग की बात करें तो इसमें आमतौर पर जैवोपचार की सहायता ली जाती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन होता है। इसके लिए डंप साइट्स में जैविक इनोक्युलम का उपयोग किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं शहरी डंप साइट्स के प्रबंधन के बारे में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की है। ऐसी डंप साइट्स का समग्र प्रबंधन शहरी स्थानीय प्राधिकरणों के अंतर्गत आता है। ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत उप नियम बना सकते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट के स्रोत पर ही अपशिष्ट की प्रकृति के मुताबिक इसे अलग अलग किया जा सकता है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के स्वतः पंजीकरण की योजना बना रही है।
केंद्र सरकार नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रही है। सुधार के तहत पंजीकरण में लगने वाले अधिक समय, दक्षता की कमी और एकरूपता के अभाव जैसी मौजूदा समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। इन समस्याओं की वजह से जन्म और मृत्यु पंजीकरण में देरी होती है। इसके अलावा पंजीकरण का कवरेज भी कम होता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की बात करें तो ये जन्म, मृत्यु और मृत जन्म यानी कि गर्भ में ही शिशु की मृत्यु को दर्ज करने की एक सतत, स्थायी और अनिवार्य प्रणाली है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। मुख्य रजिस्ट्रार को वर्ष के दौरान पंजीकृत जन्म और मृत्यु पर एक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। ये भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं पर आंकड़ों के मुख्य स्रोतों में से एक है। अन्य स्रोतों में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और जनगणना शामिल है। इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से भी जोड़ा गया है। इस तरह से CRS नियमित आधार पर जिला स्तर पर जन्म और मृत्यु दरों से संबंधित आंकड़े प्रदान करने का एकमात्र स्रोत है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि जनगणना का एक दशक पर आयोजित किया जाना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का वार्षिक आधार पर अभ्यास होना। नागरिक पंजीकरण प्रणाली व्यक्ति को कानूनी पहचान प्रदान करती है। साथ ही ये नागरिक को अधिकारों तक पहुंच प्रदान करती है, जिनमें सामाजिक लाभ आदि जैसे अधिकार शामिल हैं। भारत का महारजिस्ट्रार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये पूरे देश में पंजीकरण गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है। हालांकि इन गतिविधियों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार असुरगढ़ ओडिशा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है। असुरगढ़ किलेबंद बस्ती ओडिशा के कालाहांडी जिले में 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बस्ती है। हाल के उत्खननों के आधार पर ये राज्य की प्रमुख किलेबंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है। पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किया था। ये तकनीक परमाणु भार के अंतर के आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में विभेद करती है। हाल के शोध के निष्कर्षों की बात करें तो इस स्थल के सांस्कृतिक विकास क्रम को इन 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। लौह युग, जो कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है। दूसरा है प्रारंभिक ऐतिहासिक या प्राचीर चरण, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी तक था। तीसरा है उत्तरवर्ती चरण या बसावट का पतन, ये 2री शताब्दी ईसवी से 3री 4थी शताब्दी ईसवी तक है। इस स्थल से प्राप्त पुरावशेषों में शामिल हैं मूंगा, लाजवर्द, कार्नेलियन, कांच, जेस्पर, गार्नेट, सीप, सुलेमानी पत्थर यानी एगेट, दूधिया क्वार्ट्ज, टेराकोटा, चीनी मिट्टी और सेलखड़ी निर्मित मनके तथा ठीकरों और पत्थर से बने गोलाकार डिस्क। ये ओडिशा में एकमात्र ऐसा स्थल है जो अपने समकालीन स्थलों की तुलना में जल प्रबंधन की अत्यधिक कुशल अभियांत्रिकी को दर्शाता है। ओडिशा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है शिशुपालगढ़, जो कि भुवनेश्वर के निकट है, जौगढ़, जो कि ओडिशा के गंजाम जिले के ऋषिकुल्या घाटी में एक किलेबंद बस्ती है। इसके अलावा खलकटपटना, जो कि पुरी के पास में है, तथा माणिकपटना, जो कि बंदरगाह स्थल है, ये भी पुरी में है। इस बस्ती से प्राप्त पुरावशेष हैं। असुरगढ़ के उत्खनन से 417 पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्तियां हैं पंचमांग सिक्के और टोकन, जो चांदी और तांबा धातुओं के मिश्रण से बने हैं। इनके अलावा तांबे से बनी शेर की लघु मूर्ति, सोने की चेन और टेराकोटा की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अगली खबर भूमि निम्नीकरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि निम्नीकरण के मौजूदा दर से जारी रहने पर दक्षिण अमेरिका के आकार की भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCDD ने ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य ने पृथ्वी के 70% से अधिक भूक्षेत्र को इसकी प्राकृतिक अवस्था से बदल दिया है और इसी वजह से पर्यावरण का क्षरण हुआ है। भूमि के निम्नीकरण के लिए आधुनिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भूमि उपयोग में बदलाव और भूमि निम्नीकरण की वजह से वर्ष 2015 से वर्ष 2050 तक 69 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन की संभावना है। साथ ही कृषि उपज की वृद्धि भी धीमी हो जाएगी। मृदा कार्बन में वृद्धि और उत्सर्जन में कमी की वजह से वर्ष 2015 एवं वर्ष 2050 के बीच कार्बन भंडार में शुद्ध 17 गीगाटन की वृद्धि होगी। पृथ्वी की 40% भूमि का निम्नीकरण हो गया है।
ये सीधे तौर पर आधी मानव आबादी को प्रभावित कर रहा है। साथ ही इससे विश्व की 50% GDP भी प्रभावित हो रही है। इस रिपोर्ट में कुछ उपायों की अनुशंसा भी की गई है, जैसे कि इस रिपोर्ट में कई पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया गया है, जैसे कि संरक्षण कृषि या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो कि कम या बिना जुताई वाली खेती होती है। इसके अलावा कृषि वानिकी और सिल्वो पास्चर, बेहतर चराई प्रबंधन और चारागाह पुनर्सुधार तथा वृक्षारोपण आदि। रिपोर्ट के मुताबिक यदि भूमि पुनर्सुधार किया जाता है तो अधिकांश विकासशील देशों में फसल की पैदावार में 5 से 10% की वृद्धि की जा सकती है। मरुस्थलीकरण, भूनिम्नीकरण और सूखे से निपटना और भूनिम्नीकरण तटस्थता प्राप्त करना एक प्रभावी विकल्प है। UNCCD ने भूनिम्नीकरण तटस्थता को एक विशेष स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और सेवाओं का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित सामयिक और स्थानिक पैमाने एवं पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्थिर रहती है या फिर वृद्धि करती है। लेकिन भूमि पुनर्सुधार के लिए अलग अलग प्रकार की पूंजियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मानव पूंजी के तहत कार्य करने और अनुकूलन के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, ज्ञान और कौशल क्षमता। इसके अलावा लघु कृषक, महिला, युवा और देशज लोग शामिल हैं। वहीं भूमि आधारित प्राकृतिक पूंजी के लिए मृदा, जल और जैव विविधता, नागरिक समाज, सरकार, व्यवसाय, गैर सरकारी संगठन और निवेश पर हितधारकों को लाभ शामिल है। सामाजिक पूंजी के तहत समावेशी अभिशासन, भू स्वामित्व की सुरक्षा, सूचना और सेवाओं तक पहुंच, सामूहिक कार्रवाई के लिए विश्वसनीय नेटवर्क। इसके अलावा वित्तीय पूंजी के तहत नकदी एवं परिसंपत्ति, लोक निजी भागीदारी और दान शामिल है। और अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि अवरोधों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम में बदलाव को जरूरी बना दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन GNCTD अधिनियम 2021 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है। दिल्ली सरकार ने इन संशोधनों को चुनौती दी है। हलफनामे में ये दावा किया गया है कि ये संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शासन प्रणाली में स्पष्टता लाने और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये दावा किया है कि ये अधिनियम वर्ष 2018 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हैं। इसके तहत जो विनिर्देश दिए गए हैं, इन विनिर्देशों के तहत सरकार का मतलब है विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा, जबकि उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में ये निर्णय दिया था कि उपराज्यपाल उन मामलों पर मंत्री परिषद की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं है। इस अधिनियम के तहत कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति के बारे में कहा गया कि मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा, जबकि उच्चतम न्यायालय का इस पर फैसला था कि पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी मामलों को छोड़कर उपराज्यपाल की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन मंत्री परिषद के निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराना होगा। वहीं निर्वाचित सरकार द्वारा नियम निर्माण के बारे में इस अधिनियम में कहा गया कि विधानसभा दिल्ली के प्रशासन से संबंधित दिन प्रतिदिन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में जांच आदि करने के लिए स्वयं को या किसी समिति को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी। GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी होने से पहले इस प्रावधान का उल्लंघन करके बनाया गया कोई भी नियम अमान्य होगा। अधिनियम में विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को उपराज्यपाल की स्वीकृति का प्रावधान भी है। इसमें उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति उपराज्यपाल को प्रदान की गई है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है। अनुच्छेद 239 A 4 के अंतर्गत यदि LG की किसी विषय पर निर्वाचित सरकार से असहमति है तो उसे उस मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। PM स्वनिधि। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। PM स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एक किफायती दर पर
कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करना है। योजना के तहत वेंडर 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। यदि वेंडर ऋण को समय पर या समय से पहले चुकाते हैं तो वे निर्धारित राशि से अधिक ऋण प्राप्ति की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कमोडिटी मार्केट आउटलुक ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ी वृद्धि रही है। खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों के लिए मूल्य वृद्धि वर्ष 2008 के बाद से सबसे ज्यादा रही है। उर्वरक उत्पादन आगत के रूप में प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है। युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि कम से कम वर्ष 2024 के अंत तक जारी रहने की संभावना है। इससे मुद्रास्फीति जनित मंदी का जोखिम भी बढ़ सकता है। डिजिटल इंडिया RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया है। DIR-5 कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य भारत को भविष्य में विश्व के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स के निर्माण में सक्षम बनाना है। इसके अलावा दिसंबर 2023 तक औद्योगिक श्रेणी के सिलिकॉन के निर्माण और डिजाइन संबंधी विशेषज्ञता प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी स्थापित होगी, जिसका लक्ष्य भारत को RISC 5 टैलेंट हब बनाना और भारत को दुनिया भर में सर्वर, मोबाइल उपकरणों आदि के लिए चिप्स पर चालित RISC 5 सिस्टम का आपूर्तिकर्ता बनाना है। बैटरी पासपोर्ट। कार निर्माता और बैटरी उत्पादकों के एक जर्मन वित्त पोषित संघ ने यूरोप की पहली बैटरी पासपोर्ट परियोजना की घोषणा की है। बैटरी पासपोर्ट एक बैटरी का डिजिटल स्वरूप है। ये एक संधारणीय बैटरी की व्यापक परिभाषा के आधार पर लागू पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संबंधी मानदंडों तथा उपयोग अवधि आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 से कार्बन फुटप्रिंट के प्रकटीकरण, वर्ष 2027 से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सीमा के अनुपालन और वर्ष 2030 से पुनर्चक्रीकृत कोबाल्ट, लिथियम, निकेल और सीसा के न्यूनतम भाग का उपयोग सुनिश्चित करने से संबंधित यूरोपीय आयोग के विनियमों की पूर्ति करना है। परामर्श विकास केंद्र। मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में CDC के विलय को स्वीकृति प्रदान की है। परामर्श विकास केंद्र DSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। इसे वर्ष 1986 में एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 2004 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में परामर्श उद्यम को बढ़ावा देना और विकसित करना है। CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत गठित किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संबंधी कार्य करना है। इकोप्रेन्योर्स। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 1 लाख युवाओं को इकोप्रेन्योर्स के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है। इकोप्रेन्योर्स उद्यमियों का एक नया वर्ग है। इनके व्यवसाय निम्न कार्बन और प्रकृति आधारित आजीविका के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। ये व्यवसाय करने की एक नई प्रथा है। ये न केवल लाभ कमाने से बल्कि पर्यावरण की चिंता से भी प्रेरित है। ये स्थानीय लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। हेपेटाइटिस बी। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने कुछ बच्चों के हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होने के रहस्यमय मामलों की सूचना दी है। हेपेटाइटिस से यकृत में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य वर्गीकरण हैं: हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस बी होने पर यकृत में संक्रमण हो जाता है। ऐसा हेपेटाइटिस बी वायरस या HBV की वजह से होता है। ये सामान्य तौर पर रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों से फैलता है। टीकाकरण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है या इसका बचाव किया जा सकता है। इसके लक्षण हैं पीलिया, बुखार, थकान, उल्टी, भूख न लगना आदि। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों के बारे में। लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विनियस। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है।
लिथुआनिया एक पूर्वी यूरोपीय देश है। ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये 3 बाल्टिक राज्यों में सबसे बड़ा है। ये उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस तथा दक्षिण पश्चिम में पोलैंड और रूस के कॉलिनिनग्राड क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये स्वीडन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। लिथुआनिया की सबसे बड़ी नदी है नेमन, जिसे कि नेमुनास भी कहा जाता है, और इसका उच्चतम बिंदु है माउंट जुओ जापाइन। चिली की राजधानी सेंटियागो और वालपरेसो है, जो कि राष्ट्रीय विधानमंडल का स्थान है। चिली में मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। चिली दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक लंबी संकीर्ण भौगोलिक अवस्थिति वाला देश है। ये उत्तर में पेरू, पूर्वोत्तर में बोलीविया, ड्रैक पैसेज के माध्यम से पूर्व और दक्षिण में अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ड्रैक पैसेज चिली के केप हॉर्न और अंटार्कटिका में दक्षिण शेटलैंड द्वीप को अलग करता है। चिली में अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेवाडो ओजोस डेल सलाडो चिली की सबसे ऊंची चोटी है। ये एकांकागुआ के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।